शुरुआत भारत के गर्व से जुड़ी कुछ तस्वीरों के साथ। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट का तीसरा दिन बेहद धमाकेदार रहा। आज कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होने के लिए पहुंची। टेक दिग्गज सुंदर पिचाई हो या फिर फ्रांस और स्पेन जैसे देशों के राष्ट्रपति भारत के इस आयोजन में न सिर्फ बढ़ चढ़कर शामिल हुए बल्कि कई वेंचर्स की शुरुआत भी की। एआई सेक्टर में जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, इन देशों की मौजूदगी भरोसा बढ़ा रही है। समिट में शामिल होने पहुंचे कई देशों के प्रमुखों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें भूटान के पीएम शेरिंग तोग्बे से लेकर स्पेनिश राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज तक शामिल रहे। लेकिन सबसे खास मुलाकात रही गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई की। सुंदर पिचाई ने इस मौके पर एक बड़ी घोषणा भी की। And today we are excited to announce a partnership between Google DeepMind and the Indian government as part of the Global National Partnerships Program. This will broaden access to frontier AI capabilities for national priorities. दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने इंडो फ्रेंच एआई कैंपस की शुरुआत की। ये एआई के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत है। इसका इकोसिस्टम है जो दुनिया के देशों और टेक दिग्गजों को आकर्षित कर पा रहा है। वहीं एआई समिट में भारत की भद्द पिटवाने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर सरकार का हंटर चला है। चाइनीज रोबोट को अपना बताने की झूठ का खुलासा होते ही मामले में एक्शन लिया गया और यूनिवर्सिटी को भारत मंडपम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पेल्वियन की लाइट काटी गई, फिर स्टॉल को खाली करने को कहा गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुंह छिपाकर भागती नजर आई और ये सब हुआ उनके इस झूठ की वजह से। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण। यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट जारी कर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में है तो बच्चों को जबरन पवेलियन भेजा गया है, हालांकि स्टाफ गायब है। दूसरी ओर प्रोफेसर साहिबा अब भी अड़ी हुई है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। एआई समिट में शामिल होने के बावजूद मैनेजमेंट शायद ये भूल गया था एआई हर झूठ पकड़ सकता है। गलगोटिया प्रकरण के बाद सरकार ने उसे भले ही समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इस आयोजन को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। दरअसल गलगोटिया मामला पूरी दुनिया में ट्रोल हो रहा है। मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। उसने भी मोदी सरकार की इस समिट पर खिंचाई की है, जिसे राहुल गांधी ने भी अपने हैंडल पर रीपोस्ट कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद अखिलेश ने भी मोर्चा खोल दिया। अखिलेश ने समिट की वजह से लग रहे जाम और अव्यवस्थाओं को लेकर तंज कसा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। अगर भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है तो राहुल गांधी चाहते हैं कि ये धब्बा लगाएं, भारत का नाम खराब कैसे हो, यही षड्यंत्र कांग्रेस के हेडक्वार्टर में चलता रहता है। तय है ये प्रकरण इतनी आसानी से मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाला। जम्मू के आरएसपुरा में बाल सुधार गृह से फरार 3 आरोपियों में से 2 पाकिस्तानी कैदियों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जम्मू के कुख्यात खौफ गैंग का सदस्य करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जुटी है और जम्मू समेत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करणजीत सिंह गुर्गा जो है वही इस पूरे यहाँ पर उसी ने ये प्लानिंग की थी। ये पूरा मास्टरमाइंड था कि किस तरह से पहले कट्टा जो है देसी कट्टा वो उस बाल सुधार केंद्र तक पहुंचेगा। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों पाकिस्तानी आरोपियों को पकड़ लिया। ये दोनों जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में थे, कन्विक्टेड थे। एक 2021 से था, एक 2019 से था। इनको आज हमने एप्रीहेंड करके जे&के पुलिस को हैंडओवर कर दिया। वहीं फिलहाल पुलिस के लिए खौफ गैंग बड़ी चुनौती बन गई है। इसका नेटवर्क जम्मू से लेकर हरियाणा समेत दूसरे राज्यों तक फैल चुका है। गैंग का सरगना विकास सलाठिया और विक्की खौफ बताया जाता है, जिसके इशारे पर टारगेट किलिंग हो रही है। यूपी के सीतापुर में पति पत्नी का विवाद बीच सड़क तमाशा बन गया। पत्नी ने अपने ही टीचर पति को चौराहे पर भीड़ के बीच जमकर पीटा। पहले तो पत्नी ने बुर्का पहनकर पति की जासूसी की और जब पकड़ा गया तो आग बबूला हो गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए, बुर्का पहने ये महिला बीच सड़क इस शख्स का कॉलर पकड़े हुए है। ये महिला इस शख्स की पत्नी है जो बुर्का पहनकर पति की जासूसी कर रही थी। तभी उसने पति को एक महिला टीचर के साथ जाते देखा। गुस्से में पत्नी ने बीच सड़क ही पति का कॉलर पकड़ लिया। 4 साल से भैया ये बेवकूफ बना रहे दोनों लोग। जी। मैं इसकी बीवी हूँ। पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
मौके पर मौजूद लोग महिला को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने पति पर थप्पड़ जड़ दिए। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पत्नी का आरोप है कि उसके पति के स्कूल की एक महिला टीचर से अवैध संबंध है। उसने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुर्का में चोर, बुर्के में फर्जी वोटर, स्कूल कॉलेज में बुर्का पहनने को लेकर विवाद। बुर्के से जुड़ी इस तरह की खबरें हम सब ने देखी और सुनी है, लेकिन हैदराबाद से बुर्का से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, आपको दिखाते हैं। जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर बैठने के लिए एक 21 साल के युवक ने बुर्का पहन लिया और पहुंच गया बस स्टैंड। बस स्टैंड पर इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो महिलाओं ने बुर्का हटाया और मोहम्मद नुमान की पोल खुल गई। दरअसल नुमान बस स्टैंड पर बुर्का पहनकर महिला यात्री के करीब बैठता था। शक तब हुआ जब उसे एक फोन कॉल आया। फोन पर बात करते समय यात्रियों ने गौर किया कि आवाज साफ तौर पर एक पुरुष की थी, जिससे पता चला कि बुर्का पहने हुए व्यक्ति महिला नहीं बल्कि पुरुष है। अब नुमान को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, लेकिन उसकी ये साजिश वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। और अब बात बंगाल चुनाव की। चुनावी साल में पश्चिम बंगाल सियासत का एपिक सेंटर बना हुआ है। आज एक दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के नदिया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने श्री सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल। हरे कृष्ण। और यहाँ मंच से ही गृह मंत्री ने मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए हिंदुत्व को एक रहने का संदेश दिया। मतुआ समाज ने भी समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया। दरअसल बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अमित शाह ने मायापुर इस्कॉन में हिंदू समुदाय खासकर वैष्णव और मतुआ से जुड़े लोगों को संबोधित किया। बंगाल में मतुआ समाज राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। बंगाल में मतुआ समुदाय 45 से 55 विधानसभा सीटों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो किसी भी पार्टी की हार जीत पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे धार्मिक स्थलों पर बीजेपी हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की छवि को मजबूत करती है, ताकि हिंदुत्व वोट बैंक को एकजुट कर सके। मालेगांव की मेयर के दफ्तर से टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया चौक चर्चा का केंद्र है। हिंदुवादी संगठन इसका नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर का ये चौक शहर का एक प्रमुख चौराहा है। 2016 में जब इसका नामकरण हुआ था तो इसके प्रस्तावक मौजूदा मेयर डिम्पल मेहता थी। साल 2021 में एक और प्रस्ताव आता है, वो ये होता है कि जो भी गली सड़क चौराहों के जो नाम हैं जो रखे हुए हैं उनको नहीं बदला जाएगा। और इसकी जो प्रस्तावक उस वक्त बनी साल 2021 में वो डिम्पल मेहता बनी। लेकिन हिंदुवादी संगठन मानने को तैयार नहीं। मीरा रोड मीरा भाईंदर ये हमारे हिंदू राष्ट्र में है। हमारे इस हिंदू राष्ट्र में ऐसा कोई भी टीपू के नाम का कोई भी चौक हम लोग इधर सहन करेंगे नहीं। टीपू सुल्तान का इतिहास पूरा हिंदुस्तान जानता है। टीपू सुल्तान ने किस प्रकार से लाखों हिंदुओं का हत्या की। बदले ना बदले उनकी मर्जी है, उनका सत्ता है। मालेगांव से शुरू हुआ ये शोर इतनी आसानी से थमता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र में अब मुस्लिम आरक्षण पर फुल स्टॉप लग गया है। महाराष्ट्र सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी कर 10 साल पुराने उस सरकारी आदेश को कैंसिल कर दिया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। हालांकि पिछले 12 सालों से ये आदेश इनवैलिड रहा है। जुलाई 2014 में कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन की सरकार ने इसे अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन तय समय में विधानसभा से पास नहीं कराया जा सका। अक्टूबर 2014 में सरकार बदल गई। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना सरकार बनी। नई सरकार ने नौकरी वाले मुस्लिम आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया। इस आदेश के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी और सेमी गवर्नमेंट नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। ये कार्रवाई उस बड़े विवाद के बाद हुई जिसमें आरोप लगा कि 28 जनवरी से 2 फरवरी 2026 के बीच 75 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों को रिकॉर्ड समय में अल्पसंख्यक दर्ज कराया गया, जिसके बाद फडणवीस सरकार ने फैसला लेते हुए विवाद की जड़ को ही खत्म कर दिया। हालांकि सरकार के इस फैसले से विपक्ष में नाराजगी जारी की है। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल में बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में कर्ज के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के विधायक खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अब विरोध की इन तस्वीरों को देखिए। किसी के हाथ में डिब्बा है तो किसी के हाथ में गुल्लक, तो कोई पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहा है, जिस पर बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं।
राज्य की मोहन सरकार के खिलाफ ये जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य पर 4.94 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जनता से टैक्स लेने के बाद भी खजाना खाली है। घर में बच्चे भी साल भर में पैसे इकट्ठे करके गुल्लक भर लेते, लेकिन प्रदेश की सरकार ने जनता से पैसा लेके खजाना खाली कर दिया। कांग्रेस विधायकों के हंगामा और प्रदर्शन के बीच मोहन सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। भारत से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर करने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। एसआईआर तक कराया गया है, लेकिन घुसपैठियों ने इलेक्टोरल रोल तक में घुसपैठ कर लिया है। इसे रोकने के लिए भागवत ने 3D प्लान तैयार किया है। 3D यानी डिटेक्शन, डिपोर्ट और डिलीट। भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी से लेकर बंगाल तक में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी अलग ताल ठोक रही है तो अखिलेश एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक नया प्लान दिया है, 3D प्लान, जिसमें पहला डी है डिटेक्शन यानी पहचान, दूसरा डी है सरकारी दस्तावेजों से डिलीशन यानी नाम हटाने का, और तीसरा डी है डिपोर्ट यानी देश से बाहर करने का। अब घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें। भागवत के इस नए आह्वान ने घुसपैठियों में खौफ पैदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो चुका है, लेकिन नकल के भरोसे रहने वाले छात्र अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां नकल माफियाओं के लिए रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि अगर कोई नकल करता है या फिर नकल करवाता है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। दोषी पर आजीवन कारावास के साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यूपी में नकल रैकेट चलाने वालों के खिलाफ सुपर टीम बनाई गई है। 8033 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी का पहरा है। परीक्षा की निगरानी के लिए हर परीक्षा कक्ष में वॉइस रिकॉर्डर के साथ 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके जरिए हर हलचल पर लखनऊ से नजर रखी जा रही है। प्रश्न पत्रों के लिए रिजर्व सेट और कॉपियों पर माइक्रो मार्किंग की गई है। इतने सेफ्टी फीचर्स के बावजूद भी अगर नकल माफियों को डर नहीं लग रहा है तो ये वॉर रूम को देख लीजिए। लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से बकायदा हर रूम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। यहीं से बैठकर देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, नकल ना हो। लखनऊ के नकल को कंट्रोल करने वाला ये वॉर रूम योगी सरकार के नकल माफिया पर सबसे बड़ा स्ट्राइक है। अब खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी और गैंगस्टर हाजी इकबाल की 270 करोड़ की 50 से ज्यादा संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत हाजी पर यह सख्त कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसके ऊपर करीब 50 मुकदमे दर्ज है। सहारनपुर के अलावा दिल्ली, नोएडा और मेरठ में भी इसके खिलाफ मामले दर्ज है। पहली बार 2018 में गैंगस्टर एक्ट लगा, फिर 2022 में अवैध खनन और अवैध कब्जा से इसने अकूत संपत्ति अर्जित की। लेकिन ये भूल गया कि ये योगी के यूपी में है। यहाँ जो भी अवैध होता है वो समतल हो जाता है। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। डीएम के आदेश के बाद गैंगस्टर मोहम्मद इकबाल की 56 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। आदेश जारी हो गया है, नोटिस चिपक गया है और इन सब की जानकारी गैंगस्टर को है, लेकिन वो कहाँ है ये पुलिस को पता नहीं है। हाजी इकबाल जी की प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं डीएम के द्वारा, पता ही होगा आपको। जी वो तो पता है जी, मैं इस बारे में तो जानता हूँ। अपराध की दुनिया से अर्जित अकूत संपत्ति का ये नजारा देखिए। महल जैसा मकान, स्कूल, कॉलेज, अरबों की प्रॉपर्टी सब इसने अपराध से अर्जित की, जिस पर अब जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। 13 जनवरी 2026 का ये कोर्ट के द्वारा जो नोटिस चस्पा किया गया था उस पर ये लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने लॉरेंस गैंग को बड़ा झटका देते हुए गैंग का बेहद ही खास सदस्य बॉबी कबूतर को पकड़ लिया है। इसके नाम की तरह ही इसका काम भी कबूतरों वाला ही था, जो उसके टारगेट की रेकी करता था और सिद्धू मूसेवाला मर्डर में अहम भूमिका निभाई थी। बॉबी कबूतर ही लॉरेंस गैंग का वो गुर्गा था जिसने मूसेवाला की रेकी की थी और बेहद ही सटीक जानकारी शूटर्स तक पहुंचाई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट लंबे समय से बॉबी की तलाश कर रही थी। आखिरकार उसे सफलता मिल गई। आरोपी पिछले कई सालों से फरार चल रहा था। दरअसल लॉरेंस गैंग अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। यही वजह है कि उसने पंजाब में दहशत फैलाने के बाद मुंबई, यूपी और दिल्ली में अपने गुर्गे को एक्टिव कर रखा था।
लेकिन स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग की कमर ही तोड़ दी। मुंबई में रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को धमकी और फायरिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार होना है। फिर यूपी में योगी फोर्स की स्ट्राइक और अब दिल्ली में एक्शन। लॉरेंस गैंग पर अब चौतरफा हमला हो रहा है और उसके गुर्गों पर स्ट्राइक जारी है।